स्टार न्यूज, मैं हूं आपके साथ बुलबुल भारद्वाज। स्टार्ट करते हैं आज की कड़क चाय पर चर्चा। मैं आपको बता दूं कि आज हम 4 बजे की कड़क चाय पर चर्चा करेंगे संबल विवाद को लेकर, जहां पर जो विपक्ष है वो भी हमलावर हो रहा है, मुस्लिम समुदाय के लोगों का भी अलग जो है रुख नजर आ रहा है, वहीं योगी सरकार भी जो है लगातार एक्शन मोड पर नजर आ रही है संबल में। लेकिन उससे पहले, चर्चा से पहले देखिए ये रिपोर्ट। जामा मस्जिद कमेटी शनिवार को हाईकोर्ट में अपनी याचिका दायर कर रही है। यह बात जामा मस्जिद कमेटी के सदर जफर अली एडवोकेट ने बताई, जिसमें उन्होंने बताया कि वह जामा मस्जिद कमेटी की ओर से दायर होने वाली याचिका को लेकर पूरी तैयारी कर ली है, जिससे हम अपना पक्ष मजबूती से रख सके। सदर ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने जामा मस्जिद कमेटी को 29 नवंबर को हाई कोर्ट में याचिका दायर करने के निर्देश दिए थे और इसके बाद से ही हाई कोर्ट में याचिका दायर करने की तैयारी की जा रही थी। बीते साल 19 नवंबर को चंदौसी स्थित संभल जिला न्यायालय में सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर होने के बाद दाखिल किया गया था। बाद दाखिल होने के बाद जामा मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें मस्जिद का सर्वे कराने के निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगाते हुए जामा मस्जिद कमेटी से अपना पक्ष हाई कोर्ट में रखने के निर्देश दिए थे। वहीं इस मामले को लेकर माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी ने क्या कुछ कहा है, ये भी आपको सुनाते हैं। कोई नई चीज नहीं है, यहाँ तीर्थ थे तो निकल रहे हैं, अब ये तीर्थ नहीं होंगे तो थोड़ी निकलेंगे। जहाँ जो तीर्थ है वो निकाला जा रहा है और वो पूजा के योग्य बनेगा, सब लोग उसकी पूजा करेंगे। इसमें किसी जाति विशेष के लिए कोई नुकसान थोड़ी है, ना वर्ग विशेष के लिए नुकसान है। ये हमारे पुराने स्थान हैं, इनके लिए विकास किया जा रहा है। यूपी के संभल की शाही जामा मस्जिद को किए गए सर्वे रिपोर्ट ने विवाद को नया मोड़ दे दिया है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो और तस्वीरों के चलते कई सवाल भी उठाए गए, लेकिन कोर्ट कमिश्नर रमेश राघव ने अपनी सफाई में स्पष्ट कर दिया कि उनकी रिपोर्ट पूरी गोपनीयता और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुसार सीलबंद लिफाफे में पेश की गई है। ऑनरेबल कोर्ट द्वारा मुझे इस केस में अधिवक्ता किया गया था। 2 शिफ्ट में सर्वे हुआ था, 19 नवंबर 24 नवंबर में 2 शिफ्ट में हुआ था। टोटल वीडियोग्राफी हमने सब चीजों की जो थी उसकी वीडियोग्राफी की थी। कंप्लीट वीडियोग्राफी, हर एंगल हर डायरेक्शन में उसकी वीडियोग्राफी की है। जो जहां हमें फैक्ट दिखा था उसकी कंप्लीट वीडियोग्राफी करके उसके बारे में रिपोर्ट आज हमने ऑनरेबल सिविल जज सीनियर डिवीजन से आदित्य सिंह की कोर्ट में पेश कर दी है। सर्वे के दौरान कुल 4.5 घंटे की वीडियोग्राफी की गई और लगभग 1200 तस्वीरें भी ली गई। शाही जामा मस्जिद में दावे किए जा रहे हैं, जिनमें पहला, मस्जिद के परिसर में 2 वट वृक्ष पाए गए। वट वृक्ष को हिंदू धर्म में मंदिरों में पूजनीय माना जाता है, जिसका आधा भाग मस्जिद के भीतर और आधा बाहर है। बाहर वाले हिस्से को ढक दिया गया है। तीसरा दावा, मस्जिद में लगभग 50 से ज्यादा फूलों के निशान मिले हैं। गुंबद के कुछ हिस्सों को प्लास्टर कर नया रूप दिया गया है। इसके साथ ही चौथा दावा है कि गुंबद के भीतर एक झूमर तार और चेन से लटका है, जो मंदिरों में घंटों को टांगने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरणों के जैसा है। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में यह भी संकेत मिले हैं कि मस्जिद की जगह पहले मंदिर था। हिंदू संगठनों का दावा है कि यहाँ पहले हरिहर मंदिर था, जिसे बाद में मस्जिद में बदल दिया गया। जामा मस्जिद बता दूं कि संबल विवाद जो है लगातार जो है बढ़ता ही जा रहा है, जहां पर योगी सरकार जो है संबल में कई एक्शन भी ले चुकी है, जहां पर एएसआई सर्वे को अनुमति सबसे पहले दी गई, जिसके बाद जो है शाही जामा मस्जिद का सर्वे किया गया, जिसमें जो साक्ष्य हैं वो भी मिले मंदिर के अंदर, जहां पर फिर मुस्लिम समुदाय का जो है आतंक देखने के लिए मिला। उसके बाद फिर योगी सरकार का एक्शन देखने के लिए मिला। वहीं मैं आपको बता दूं कि जैसे ही शाही जामा मस्जिद का विवाद शुरू हुआ, जैसे ही जो है तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो हैं वो मैदान में उतरती हुई नजर आई, जहां पर सपा का भी काफी अहम योगदान जो है इस विवाद में रहा। जहां मैं बता दूं कि सपा की तरफ से लगातार है जो है योगी सरकार को घेरते हुए नजर आई सपा, जहां पर उनका ये कहना था कि मंदिर और मस्जिद विवाद जो है योगी सरकार जानबूझ कर रही है। दोनों ही समुदाय के लोगों को भिड़ाने की कोशिश योगी सरकार के द्वारा की जा रही है। ये जो है
सपा के द्वारा बयान सामने आया था, लेकिन अब योगी सरकार जो है लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है, एक्शन लेती ही जा रही है संभल विवाद को लेकर। जहां पे मैं बता दूं कि सबसे पहले शाही जामा मस्जिद के पास जो है एक चौकी का निर्माण किया जा रहा है, जहां पर ओबीसी यानी कि असुद्दीन ओवैसी का बयान भी सामने आया, जहां पर उन्होंने कहा कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन है, जिसके बाद काफी मुसलमान जो है पुलिस प्रशासन के हत्थे चढ़े हुए हैं। जिसके बाद वहीं इस पर हम तमाम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से जो है विवाद चल रहा है, कैसे पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं इस मुद्दे को देखती हैं, योगी सरकार आगे क्या करने वाली है, कैसे इस विवाद को जो है सुलझाएगी, क्या होगा, क्या मंदिर मस्जिद में जितने भी साक्ष्य दिखे हैं, क्योंकि एसआई रिपोर्ट के बाद जो है सबमिट हो गई है रिपोर्ट में जो है साफ जो है ये बताया गया है कि मस्जिद में जो है बट के वृक्ष पाए गए, वहां पर जो है मंदिर में घंटियां लटकने वाली चैनें भी पाई गई। कई ऐसे साक्ष्य जो मिले हैं जो ये दर्शाते हैं कि यहाँ जो है पहले मंदिर था। वहीं मैं आपको बता दूं कि हिंदू संगठन के द्वारा जो है ये दावा किया गया है कि जामा मस्जिद की जगह जो है हरिहर मंदिर यहाँ पर मौजूद था। वहीं मुस्लिम समुदाय का ये कहना है कि इसका सर्वे नहीं होना चाहिए, लेकिन हालांकि सर्वे हुआ इसकी रिपोर्ट भी जमा हो चुकी है। ये जो है साफ तौर पर जो है स्पष्ट हो चुका है कि यहाँ पर मंदिर था, ये कह नहीं सकते, लेकिन रिपोर्ट के अनुसार तो यही जाहिर जो है वो किया गया है। वहीं मैं आपको बता दूं कि लगातार योगी सरकार जो है एक्शन मोड में है, तमाम जो है मुद्दे निकलकर सामने आ रहे हैं संभल से, जहां पर मैं आपको बता दूं कि योगी सरकार अब इसके नाम के बदलाव को लेकर भी सोच विचार कर रही है। ये अनुमान जो है जताया जा रहा है, हालांकि इसको आधिकारिक रूप से अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन अनुमान यही लगा रहा है कि जिस तरीके से चौकी का निर्माण किया जा रहा है और जिस तरीके से एक्शन मोड में जो है नजर आई है। वहीं मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से असुद्दीन ओवैसी की तरफ से ये बयान आया था कि यहाँ पर जो चौकी बनाई जा रही है ये वक्फ बोर्ड की जमीन है, उसी के बाद पुलिस जो है एक्शन मोड पर नजर आई, जहां पर उन्होंने पुलिस प्रशासन का ये कहना है संभल का कि अगर कोई भी इस पर जवाबदेही करता है, जवाब देता है या कोई एक्शन लेता है चौकी बनने के ऊपर, तो उसके खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज की जाएगी, पुलिस प्रशासन उस पर एक्शन लेगा। इससे कतराने में कोई जो है पुलिस प्रशासन के तरफ से कोई भी जो है चूक नहीं की जाएगी। वहीं मैं आपको बता दूं कि मंदिर में जो भी साक्ष्य पाए गए हैं वो एक बार मैं आपको जरा बता देती हूं कि जहां पर मैं बात करूं तो मस्जिद के परिसर में 2 बट वृक्ष पाए गए। बट वृक्ष को हिंदू धर्म में मंदिरों में पूजनीय जो है वो माना जाता है। ये सबसे पहली बात है कि यहाँ पर जो है मस्जिद में 2 बट वृक्ष जो है पाए गए थे। अगर बात की जाए अगले की, तो जहां मैं बता दूं कि मस्जिद के अंदर और बाहर एक कुआं है, जिसका आधा भाग जो है मस्जिद के भीतर और आधा बाहर है। बाहर वाले हिस्से को ढक दिया गया था। ये भी सवाल जो है यहाँ पर बनता है कि किस तरीके से जो है मंदिरों को ढका जा रहा है। वहीं मैं अगर बात करूं तो संभल के कितने मंदिर हैं जहां पर मिले हैं, वहीं मैं बता दूं कि 40 साल पुराना एक कूप भी मिला है, मंदिर भी कई मिले हैं, जहां पर मैं आपको बता दूं कि 3 मंदिरों की पुष्टि हो चुकी है कि यहाँ पहले मंदिर थे जो कि जो है बंद पड़े हुए हैं, कूड़े से बंद जो मिले थे प्रशासन को एएसआई सर्वे के द्वारा जो है उनको खोला गया, उसकी जांच की गई, कार्बन डेटिंग के जरिए जो है उनकी प्राचीनता को जाना गया पुलिस प्रशासन की तरफ से। एएसआई ने सर्वे की, जहां पर जो है तमाम जानकारी जुटाई कि ये कितना प्राचीन है, जहां पर ये खुलकर जो है सामने आ गया था कि यहाँ पर पहले मंदिर थे। अगर बात की जाए कृष्ण मंदिर की, जहां पर एक पहला जो है कृष्णकूप मंदिर जहां मिला था, उसमें भी जो है 40 साल पुराना मंदिर जो है बताया गया था, जहां पर एक हनुमान जी की मूर्ति मिली थी। वहीं अगर बात की जाए कूप की, तो वहां पर 19 कूपों की पुष्टि की गई थी, जहां पर उसका एएसआई सर्वे किया गया, जहां पर कूप में जो है मंदिर जो छोटे छोटे प्रतीक होते हैं भगवान के वो मिले थे, यानी कि मूर्तियां मिली थी, खंडित रूप में मूर्तियां मिली थी। लेकिन सवाल अब ये है कि उनको क्यों ढका गया था, क्यों उनको बंद किया गया था, ये क्या जो है हो सकता है, ये सारी चीजों पर हम चर्चा करेंगे। वहीं मैं आपको बता दूं कि जो बावड़ी है इसकी भी एएसआई के द्वारा जो है खुदाई की गई, जहां पर 2 मंजिल का दावा जो है वो किया गया है कि यहाँ पर 2 मंजिल हैं। बावड़ी में एक सुरंग भी पाई गई।
वहीं इसी पर हम तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जो हैं 3 मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं संभल से, जहां मैं बात करूं खेमचंद शर्मा जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं, वहीं हमारे साथ रविंद्र सिंह सपा के प्रवक्ता जो हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वहीं बात की जाए हरहत अली खान की जो कि हमारे साथ मुस्लिम महासंघ के अध्यक्ष हैं, वहीं ये तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे जो कि इस संबल विवाद मुद्दे पर हम इनसे चर्चा करेंगे कि किस तरीके से इनको वही हमारे साथ ये तीनों मेहमान जुड़ेंगे जिनसे हम तमाम जानकारी जुटाएंगे कि किस तरीके से उनको ये देखते हैं, इस विवाद को किस तरीके से वो देखते हैं, इस पर तमाम जानकारी हम लेंगे। कि संबल विवाद जो है लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जहां पर जो है तमाम जो है सवाल खड़े होते हैं कि किस तरीके से मुस्लिम समुदाय का विरोध जो देखने के लिए मिला। यूपी सरकार जो है लगातार संबल में जो है एक्शन मोड पर नजर आ रही है, और सपा की बात की जाए तो सपा भी लगातार जो है योगी सरकार को घेरती हुई इसमें नजर आ रही है। और जहां पर ये भी सवाल खड़ा होता है कि उनके वर्ग के जो नेता हैं सपा के, उन पर भी जो है योगी सरकार एक्शन मोड में आई थी, जिन पर हम तमाम जानकारी लेंगे। वहीं हमारे साथ जो है इसी पर संबल विवाद की जानकारी के लिए किस नजरिए से उनको देखते हैं, उनके साथ हमारे साथ जो है 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। जहां मैं आपको बता दूं कि खेमचंद्र शर्मा जो है बीजेपी के नेता हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अब बात की जाए सपा नेता की तो रविंद्र सिंह जी हमारे साथ जो है सपा नेता जुड़ रहे हैं। वहीं फरहत अली खान मुस्लिम महासंघ अध्यक्ष जो है हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि इन पर हम चर्चा करेंगे, इनसे पूछेंगे कि किस तरीके से है जो है इन मुद्दों को किस नजरिए से वो देखते हैं। वहीं हम सबसे पहला सवाल जो है बीजेपी नेता खेमचंद्र शर्मा से करेंगे। खेमचंद्र जी, जिस तरीके से योगी सरकार जो है लगातार एक्शन मोड पर नजर आ रही है, संबल में एएसआई की रिपोर्ट भी जमा हो चुकी है, ये भी सामने आ चुका है, तो आगे क्या एक्शन जो है यूपी सरकार का देखने के लिए मिलेगा? खेमचंद्र जी नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। देखिए, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा जिसने वहां पे सरकारी जमीन पे कब्जा किया, जिसने नाजायज तरीके से अपना स्ट्रक्चर बनाया, नाजायज तरीके से हिस्टोरिक जो जगह हैं उन पे कब्जा किया। और हम देख रहे हैं कैसे घरों के नीचे से अभी बावड़ी निकल रही है, कुआं निकल रहा है, मूर्तियां निकल रही हैं, पुराने मंदिर निकल रहे हैं, प्राचीन मंदिर निकल रहे हैं, उस सब पे कार्रवाई की जाएगी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। और अब वहां पता चल रहा है, जब कार्रवाई हो रही है, जांच हो रही है, कि वहां के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट करोड़ों की बिजली को खा जाते हैं, करोड़ों की बिजली का बिल वो सरकार को नहीं देते। तो जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो ये लोग सब मौज मारते थे, मलाई खाते थे, और उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो बेचारी भुगतती थी। अब जनता मौज मार रही है और ऐसे लोगों को भुगतना पड़ेगा, उनसे एक एक पाई की वसूली होगी, उनको पैसा देना पड़ेगा। घर पे उन्होंने पूरा आप देखेंगे बिजली घर बना रखा था, 1 पैसे का बिल नहीं, 0 पैसे का बिल। अब ऐसे सभी लोगों पे कार्रवाई हो रही है, गलत लोगों पे कार्रवाई हो रही है, और आम जनता की जो जमीन है, आम जनता की जो अधिकार है, उनको सुरक्षित किया जा रहा है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आज जो उत्तर प्रदेश है, उत्तम प्रदेश बन रहा है, खुशहाल प्रदेश बन रहा है, विकसित प्रदेश बन रहा है, और भारत के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। जी, वहीं मैं अब रविंद्र सिंह सपा नेता से सवाल करूंगी कि जिस तरीके से जो है वर्क पर जो है उनके सपा नेता पर तमाम जो है सवाल खड़े किए थे कि उनकी बिजली चोरी के ऊपर भी उन पर जो है एफआईआर दर्ज की गई थी, उनके घर का जो अतिक्रमण था वो भी हटाया गया, तो अभी तक जो है सपा जो है उनके साथ क्यों नजर नहीं आई अभी तक? क्योंकि जिस तरीके से संभल में जो है उनकी चर्चा रही, तो अभी तक सपा जो है उनके साथ खड़ी क्यों नहीं नजर आई है? रविंद्र सिंह, आवाज आ रही है आपको? संभल जो है योगी, मुझे आवाज आ रही है जी, आपको? आ रही है? हाँ जी, बताइए। योगी योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश को सबसे करदार प्रदेश बना दिया है।
सबसे कम प्रति व्यक्ति जीडीपी वाला प्रदेश बना दिया है, सबसे कम आय प्रति व्यक्ति आय वाला प्रदेश बना दिया है। औद्योगिक उत्पादन कुछ भी नहीं हुआ है, जितने वादे किए थे कोई भी पूरा कर नहीं पाए हुए हैं। तो उनके पास मंदिर मस्जिद और संबल छोड़ के कुछ भी नहीं है। जो 5 एक मुख्य वादे किए थे उन्होंने कि अपराध मुक्त बनाएंगे, सबसे बड़ा अपराधी प्रदेश उत्तर प्रदेश हो गया है, एनसीआरबी बताती है। एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया था, बोला था बच्चियों की इज्जत बनाएंगे, सबसे ज्यादा बच्चियों की इज्जत लूटी जाती है, एनसीआरबी बताती है। छुट्टा पशु से मुक्ति दिला देंगे, योगी आदित्यनाथ के ओएसडी छुट्टा पशु से लड़के मर गए। रविंद्र जी, लेकिन मेरा 24 सवाल घंटे ये बिजली था- देंगे, बिजली भी नहीं आ रही है, हर गांव रविंद्र बस जी। देंगे, परिवहन निगम के पास बस नहीं है। अब आए वर्क साहब के पास में, वर्क साहब के साथ पूरी मजबूती के साथ, उनके पिताजी के साथ भी खड़ी थी, उनके साथ भी खड़ी है और खड़ी रहेगी। रही मुकदमे की बात, तो सबसे ज्यादा एक सांसद के रूप में मुकदमे योगी आदित्यनाथ पे दर्ज थे, वो भी दंगे कराने के और एक सिपाही की हत्या कराने के। तो योगी आदित्यनाथ से ज्यादा आपराधिक मुकदमे किसी पे दर्ज नहीं थे, तो वर्क साहब पे प्रश्न उठा ही नहीं सकते हैं। और इतने कमजोर, इतना संविधान को नहीं मानने वाले कि उन्होंने अपने मुकदमे खुद ही वापस ले लिए। ऐसा तो पूरे डेमोक्रेसी में आज तक कहीं नहीं हुआ। हिटलर भी ऐसा नहीं कर पाया था जैसा योगी आदित्यनाथ ने किया हुआ है। तो ये मंदिर मस्जिद छोड़ें, जनता का उद्धार करें। और जमीन अगर लेकिन खोदने जनता की भी तो बात सहमत करनी है, नजर आ भारत रही है खोदो इससे। आंदोलन चलाना है, तो मैं सलाह दे देता हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को, भारतीय जनता पार्टी को, कि जब इंडोनेशिया में भी जमीन खोदने पे वैदिक चिन्ह मिलते हैं, थाईलैंड में भी मिलते हैं, कंबोडिया में भी मिलते हैं, कोरिया में भी मिलते हैं, बांग्लादेश, तिब्बत, मंगोलिया, भूटान, सब जगह मिलते हैं, जाके वहां भारत खोदो जमीन खोदो अभियान चलाना शुरू कर दें। रविंद्र भारत जी, को मत छेड़ें, भारत जैसा था वैसा है, वैसे रहने दें। और रविंद्र अगर जी, इससे भी हम आगे बात जाना है संबल तो की कर भारत रहे में हैं। हमारे पुराणों में लिखा हुआ, विष्णु पुराण में जम्बू द्वीप हुआ करता था, उसी में से चीन बन गया, उसी में से रूस बन गया, उसी में से साउथ एशिया बन गया, उसको भी रविंद्र खोदो जी, अभियान चालू कर दें। रविंद्र हमारा जी। जो प्रमुख केंद्र है कैलाश जी, वो चीन के पास है, जाके चीन से लड़ाई शुरू करके कैलाश जी को ले ले। तो ये मामला किनारे करें और इन लोगों से जाके लड़े जहां पर वैदिक चिन्ह मिल रहे हैं। लेकिन भारत की जनता को अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा है कि भारत की उत्तर प्रदेश की जनता मौज कर रही है, नौकरी नहीं है, खाद नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है। अब रविंद्र उत्तर प्रदेश जी, की जनता मौज कर रही है, इतने रविंद्र जी। असंवेदनशील है भारतीय जनता पार्टी के लोग, कह रहे हैं विकसित प्रदेश। कितना विकसित है ये मैं पहले गिना चुका हूं। सबसे बड़ा कर्जदार प्रदेश है, सबसे ज्यादा अपराधी प्रदेश है, और सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति जीडीपी आय कम वाला प्रदेश है। तो ये इसी तरीके से संवेदनहीन है और मजाक उड़ाती है उत्तर प्रदेश की जनता। रविंद्र जी, मेरा सवाल ये था कि वर्ग के ऊपर जितने भी जो मुकदमे किए गए हैं, लगातार जो है योगी सरकार उन पर जो है मुकदमे भी हुए, लेकिन उसके साथ सपा नजर नहीं आई है। और मेरा अगला सवाल ये है आपसे कि ये जो एएसआई सर्वे हुआ है, इसको किस नजरिए से आप देखते हैं? हिंदू मस्जिद, हिंदू मंदिर की वजह से देखते हैं या फिर कुछ और? ये योगी आदित्यनाथ की असफलता के स्मारक के रूप में देखते हैं, क्योंकि जमीन के अंदर से कौन से चिन्ह मिलेंगे, सोना मिलेगा, जमीन के अंदर से डायमंड मिलेगा, जमीन के अंदर से अभ्रक मिलेगा, इससे काम नहीं चलेगा। कितनी नौकरी मिलेगी, कितना रोजगार मिलेगा, कितना स्वास्थ्य सेवाएं मिलेगी, इससे काम चलेगा। इस नजरिए से देखते हैं। वर्क साहब के साथ बता चुका हूं, आपने शायद ध्यान नहीं दिया कि वर्क साहब के पूरे परिवार के साथ हम खड़े थे, हैं, उनकी अगली पुश्त के साथ भी खड़े रहेंगे। ये समाजवादी पार्टी का चरित्र है। लेकिन एएसआई रिपोर्ट में तो ये बताया गया है रविंद्र जी कि मंदिर की जो प्रमाण है वो भी वहां देखे गए हैं। रिपोर्ट देखी थी आपने जो एएसआई सर्वे की तरफ से जो पेश की गई है, उसमें तो साफ तौर पर मंदिर का प्रमाण मैडम साक्षात जो हमारा कैलाश जी और मानसरोवर जी चीन में है, लेके आवे ना। मंदिर का जो मंदिर का प्रमाण है कंबोडिया में है, अंकोर वाट, उसको लेके आवे ना। मंदिर का प्रमाण इंडोनेशिया के बाली द्वीप में पूरा है, लेके आवे ना। जब ये प्रमाण है तो जाइए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में मुकदमा दाखिल करके लेके आइए उसको। भारत को मत डिस्टर्ब करिए। भारत में ऐसे व्यक्ति को भी सम्मान दिया गया है, महर्षि चार्वाक को, मैडम जो ये वैदिक जवाब को नहीं कितने मानते थे, भगवान नहीं मानते थे। ठीक है, कितनी जो बेटों भगवान की नहीं बात कर रहे हैं ये लोग। ये कह रहे हैं कि इंटरनेट मतलब जो विदेशों में मंदिर है, आप उनकी तुलना यहाँ पे जो आता पाई, यहाँ पे जो ऐसे लोग आए जो भारत में लूट किया गया है,
यहाँ पर इस्लाम को दिया गया है या क्रिश्चियनिटी को दिया गया है या यहूदी को दिया गया है, और हम सबका सम्मान करते हैं, करते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोगों से हम चलने वाले नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर विरोध करता है। इनका दिमाग उन्माद में आ गया है। मतलब ये उन्मादी लोग डिबेट में भी बैठ के उन्माद फैलाने का चेष्टा करते हैं। धैर्य भी नहीं है, धैर्य इनके पास को ले आओ। आपके दिमाग को गुलाम बना गया है, और उसी गुलामी की मानसिकता इनके मंदिर को मंदिर मानेंगे। आप तो राम मंदिर को भी मंदिर नहीं मानते थे, आपने तो राम सेवकों पर भी गोली चलवाई। आप वही लोग हैं। आपने भगवान राम को अवैध संतान कहा है, आपने माता जानकी को टेस्टी बेबी कहा है, आपने बजरंगबली को दलित कहा है, आपने भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू धर्म ग्रंथों को छेड़छाड़ कहा है। भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू धर्म का सर्वाधिक अपमान किया है। नरेंद्र मोदी भगवान विष्णु बन जाते हैं, आदित्यनाथ ऐसी दलित का बैठे हैं बजरंगबली को। तो भारतीय जनता पार्टी हिंदू विरोधी है, हिंदू देवी देवताओं का अपमान करती है, हिंदू धर्म ग्रंथों का अपमान करती है, और मुसलमानों को भड़काती है। और जब पैसा लाना होगा तो नरेंद्र मोदी पैसा लाने के लिए सेंट्रल एशिया के देशों में जाके वहीं पर सब्जा करेंगे। ये दोहरा चरित्र है, ये दोगली चरित्र की पार्टी है। दोगले चरित्र की पार्टी का कुछ भी नहीं हो सकता। हिंदू के सगे हो की बातें नहीं करेंगे, हिंदू मुसलमान की बात करेंगे। ये वही मुसलमान है, फिर वो वही राष्ट्रवादी मुसलमान है। जब भारत पाकिस्तान के बंटवारे में उन्होंने भारत को चुना था, तो इन मुसलमानों के खिलाफ बोलने वाला हर भारतीय गद्दार होगा। अगर इस तरीके से आप दोनों ही भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस वालों से ज्यादा राष्ट्रवादी हैं, रविंद्र जी, झंडा उठाते हैं, जो भारत की पूजा करते हैं। तो ये जो गद्दार, जो अंग्रेजों के साथ गद्दारी किया था, जो अपनी संस्कृति के साथ गद्दारी कर रहे हैं, परंपराओं गद्दारी कर रहे हैं, ज्यादा राष्ट्रवादी को हो ही नहीं सकता है। प्रदेश की पहचान के साथ गद्दारी कर रहे हैं। आप लोग गद्दार हैं, आप अभी पार्टी है, गद्दार आरएसएस है, फजलुर्रहमान के चेले हैं, भारत का बंटवारा करने वालों के चेले हैं। ये मंदिर नहीं देखना चाहिए, हिंदू धर्म का अपमान करने वाले हैं, हिंदू धर्म को अपमानित करते हैं। और राष्ट्रवादी मुसलमानों को, जो इस देश में, जिस देश के नागरिक हैं, जिसके विकास हाथ है, सेना में हाथ है, उनके खिलाफ ये बोलते हैं। मतलब भारत देश का ये विरोध करते हैं भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग। इनकी तो नागरिकता ही समाप्त कर देनी चाहिए। रविंद्र जी आपने बोल दिया। रविंद्र जी भारतीय जनता पार्टी वालों की नागरिकता समाप्त नहीं की जाती है, इस संविधान का अपमान होगा। आरएसएस का कार्यकर्ता 10 साल में उन्होंने वो काम करके दिखाया है जो 65 साल में कांग्रेस के लोग नहीं कर पाए। वो काम करके मोदी जी ने दिखाया। कार्यकर्ताओं ने भारत का बंटवारा किया फजलुर्रहमान के साथ मिलकर। मैं मानता हूँ आरएसएस ने वही काम किया है जो कभी किसी ने नहीं किया। भारत का बंटवारा कराया है, आपके पुरखों ने भारत का बंटवारा कराया, दंगे कराए। चंद्र जी को बोलने दीजिए, आपके सारे सवालों का जवाब मिलेगा। 3-4 दंगों में FIR उनके नाम से। आप दंगाई भी हैं, आप राष्ट्र विरोधी भी हैं, आप हिंदू विरोधी भी हैं, आप मुसलमानों को भड़काते भी हैं, आप राष्ट्रवादी नागरिकों के ऊपर प्रश्न उठाते हैं, तो आप गद्दार हैं, आप संविधान विरोधी हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद कहते हैं, और ऐसे लोग उंगली उठाएंगे। केवल भारतीय जनता पार्टी को याद आता है, क्योंकि पाकिस्तान बनाने वाले ही भारतीय जनता पार्टी के पुरखे हैं। तो पाकिस्तान में जाके वो मजारों पे चद्दर चढ़ाएंगे और पाकिस्तान में जाके आतंकवादियों को आगे घुटने टेकेंगे। यही भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। के हैं और अपराध के द्वारा हर सबूत मौजूद है इस देश में। इस तरीके से आप अपने कार्यकर्ताओं का इनकी तो नागरिकता ही छीन लेनी चाहिए। रविंद्र जी, लेकिन जिस तरीके से आप बोल रहे हैं, आप बात नहीं सुन रहे हैं, इस तरीके से आपकी जो आवाज है वो जनता तक नहीं पहुंच पा रही है। आप दोनों ही एक दूसरे से जो है लड़ रहे हैं। लड़ने की सवाल नहीं है, ये सवाल ये है कि ये जो चीजें हो रही हैं, ये जो एसआई सर्वे की जो टीम है उसने सर्वे किया, रिपोर्ट आई, उसमें साफ जो है उसने जाहिर किया कि बट वृक्ष जो पाए गए, तो उस पर सवाल ये है, मस्जिद और मंदिर का सवाल नहीं है। सवाल ये है कि जिस तरीके से संभल में जो है चीजें सामने आ रही हैं, उसको आप किस तरीके से देखते
रविंद्र जी, आप बोले दीजिए खेमचंद्र जी को, आपके सारे सवालों का जवाब जो है वो देंगे। उन्होंने हस्तक्षेप किया तब मैं बोला। ठीक है, मुझे रविंद्र शौक जी, नहीं है बोलने लेकिन का। आप मुझे अब बैठाए उनको बोलने रहिए, दीजिए। मैं एक मूर्ति की तरह बैठा रहूंगा। रविंद्र जी, आपके सारे सवाल उन्होंने हस्तक्षेप सुने नहीं हैं, बर्दाश्त आपके करता हूं। जवाब देंगे, वो आपके जवाब मिलेंगे। आपने जितने भी सवाल दिए हैं मैं पूछूंगी आपके जवाब, वो उनको बोलने दीजिए। खेमचंद्र जी बोलिए। खेमचंद्र जी, आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है? आप सवाल रिपीट करेंगे? बीच में डिस्टरबेंस थी, सवाल रिपीट करेंगे please? जिस तरीके से ये जो संभल में यूपी सरकार का एक्शन दिख रहा है, तो क्या आगे सरकार जो है कर रही है सवाल? अब न्यूज तो ये भी आ रही है कि योगी जो हैं वो संभल का नाम ही बदलने वाले हैं, तो क्या ये आधिकारिक रूप से तो नहीं है, लेकिन क्या हो सकता है, ये क्या एक्शन जो है देखने के लिए मिलेगा यूपी सरकार का? देखिए, यूपी सरकार सच को बाहर ला रही है, सच्चाई को बाहर ला रही है, संस्कृति को बाहर ला रही है, किसी के हक को नहीं मार रही है। जनता के हक को, जनता का जो ओरिजिनल वहां पे जो समाज रहता है, रहता आया है, हजारों वर्षों से रहता आया है, उनको जो दबाया गया है, कुचला गया है, उसके हक को दिलाने का काम कर रही है। संभल की जो असली पहचान है, असली संस्कृति है, असली नाम है, उसको देने के काम कर रही है। संभल एक ऐसी जगह है जहाँ पे कल के अवतार होने वाले हैं। वहां पे हमारे हिंदू और सनातन संस्कृति के बड़े बड़े वहां पे चिन्ह हैं, बड़ी बड़ी चीजें हैं जिनको लुप्त कर दिया गया, दबा दिया गया, या फिर उनको इस तरीके से कब्जा लिया गया कि वहां पे जो सनातनी लोग हैं वहां पे रहते नहीं है, वो पूजा पाठ नहीं कर पाते। तो वो सारी चीजें जो जरूरी है उनको, और किसी को इसमें कोई परेशान नहीं किया जा रहा है। जो कब्जा कर रहे हैं गलत तरीके से, जिन्होंने मंदिर, देवालय और बाबरी जो संस्कृति की पहचान थी, उनपे कब्जा किया, उन पे कार्रवाई हो रही है। सब पे कार्रवाई नहीं, उन पे कार्रवाई हो रही है जो करोड़ों रुपए की बिजली को कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन एक चवन्नी बिल नहीं दे रहे, उन पे कार्रवाई हो रही है। कार्रवाई उन पे हो रही है जो पत्थर फेंकते हैं, कार्रवाई उन पे हो रही है जो सरकारी ऑफिसर्स को मारने के लिए दौड़ते हैं, कार्रवाई उन पे हो रही है जो सरकारी काम में अड़चन पैदा कर रहे हैं। बाकी किसी पे कार्रवाई नहीं हो रही, बाकी सबको सुविधा मिल रही है, सब लोग खुश हैं, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो। जब पीस होगा तो सब खुश होंगे। उत्तर प्रदेश में जो लॉ एंड ऑर्डर काम कर रहा है और सबके लिए काम कर रहा है, सब खुश हैं। मुस्लिम बहनें खुश हैं। आज कोई भी वहां पे ट्रिपल तलाक देके तो दिखाए, जो ट्रिपल तलाक देके दिखाता है उस पर कार्रवाई होती है, उसको जवाब दिया जाता है। ठीक है, तो जो ठीक है। परिवार पहले दुखी होते थे, ठीक है। पीड़ित होते थे, जी। जो बहनें परेशान होती थी, आज उनको न्याय मिल रहा है। जी खेमचंद्र जी, अब मेरा अगला सवाल होगा फरहत अली खान से, जो कि मुस्लिम महासंघ के अध्यक्ष हैं, उनसे भी हम आखिरी सवाल जो है कर लेते हैं। तो फरहत जी, किस तरीके से जो है आप एएसआई सर्वे को देखते हैं, और क्या क्या जो है संभल में नजर आया है आपको, और किस नजरिए से जो है मुस्लिम समुदाय इस चीज को देख रहा है? संभल आता है तो संभल फरहत अली जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। फरहत अली जी, आपकी आवाज जो है यहां तक नहीं पहुंच पा रही है। तो ये थे हमारे 3 मेहमान, जिन्होंने जो है बताया कि किस तरीके से विवाद जो चल रहा है उसको किस नजरिए से देखते हैं, और क्या क्या जो है यूपी सरकार करने वाली है। सभी स्पष्टीकरण जो है उन्होंने अपने नजरिए से दिए। तो फिलहाल की 4 बजे की कड़क चाय में सिर्फ इतना ही। बने रहिए एबी स्टार न्यूज के साथ।